अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बराह रास्त ले चलेंगे रूस के सफ़र में। इस सफ़र में हम आपको शरीक करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ का हमारा सफ़र हो, जिन लोगों से इंटरेक्शन हो, जो भी हमारी मुलाकातें हों, जो भी हमें मालूमात हासिल हो, उसमें आपको शरीक करते चलें और आपको ऐसा लगे कि आप उस सफ़र में शामिल हैं। तो ये सफ़र बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद से हमने कराची एयरपोर्ट का किया, कराची एयरपोर्ट से दोहा एयरपोर्ट जो कतर का दारुल हुकूमत है, और वहाँ से दोहा से फिर अगली हमारी मंजिल मॉस्को था जो रूस का दारुल हुकूमत है, जो तकरीबन वहाँ से 7 घंटे, तो मजमूई तौर पर ये कोई 12-13 घंटे का फ़ज़ाई सफ़र बनता है। चुनांचे हमने सोचा कि इसकी थोड़ी सी रुदाद आपको सुना दी जाए कि वहाँ कैसा माहौल था और सफ़र हमारा कैसा रहा। और उसके बाद जैसे ही हमने मॉस्को की सरज़मीन को टच किया, जब हमारे तैयारे ने वहाँ लैंड किया, तो उसके बाद रास्ते वहाँ से लेके होटल तक का सफ़र वो कैसा रहा, हमारे मुशाहिदात कैसे रहे, लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन किस तरह से हुआ। तो हमने कोशिश ये की है कि इसको गैर ज़रूरी चीज़ें इसमें बयान न की जाएँ और दिलचस्प राय जो है वो बरकरार रखा जाए। तो इसमें आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी की बुनियाद पर हम नेक्स्ट एपिसोड अपनी जो भी होंगी वो उनको तरतीब देंगे। इसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र ये आएगा कि इसमें हमने ऑडियो और विजुअल्स का जो है वो कम्बिनेशन दिया है, तो ताकि वो जो मनाजिर हैं रास्ते के, ये जो जिन चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ साथ तस्वीर या वीडियोज़ की शक्ल में भी आपको नज़र आएँ, मतलब ऑडियो के साथ जो है वो सफ़र किया जाए। तो ये एक नया तजर्बा होगा थोड़ा सा। तो उम्मीद है कि आप इस पर हमें फ़ीडबैक देंगे कि आपने इसको कैसा पाया। सो लेट्स स्टार्ट। दोहा एयरपोर्ट के रनवे से कतर एयरवेज़ का तैयारा फ़ज़ा में बुलंद हुआ तो हमने कसलमंदी से घड़ी पर निगाह डाली। सुबह के 6:45 बजे थे। 5 घंटे 10 मिनट बाद हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना था और हमारी मंजिल थी रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को। इस्लामाबाद से कराची और कराची से दोहा के सफ़र के दौरान रात आंखों ही में कट गई थी और अब नींद का गलबा था। फ़ज़ाई मेज़बानों की दिलावेज़ मुस्कुराहट और रटी रटाई मालूमाती गुफ्तगू तो रवायती ही थी, बस अरबी की हलावत समात के रास्ते दिल में उतर रही थी। अब हमारा इरादा जहाज़ की कुशादा नशिस्तों का फ़ायदा उठाकर नींद पूरी करने का था, ताकि यूरोप के सबसे बड़े शहर को जागती आंखों से देख सकें। वो मॉस्को जिसकी इस्लामाबाद के साथ कड़वी कसीली तारीख़ कमोबेश 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है, मगर अब वक्त नई करवट ले रहा है। गुज़श्ता निस्फ दहाई के दौरान दोनों मुल्कों की सियासी और अस्करी क़यादत काफ़ी करीब आ चुकी है। बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और अब इसमें गर्मजोशी की भाप भी उठती दिखाई देने लगी है। आलमी और इलाकाई सतह पर नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान ने हल मिन मज़ीद के आदी पुराने इत्तेहादी के मुतबादिल आस पड़ोस में तलाश करना शुरू कर दिए हैं। हर गुज़रते दिन के साथ पुराने इत्तेहादी की फ्रस्ट्रेशन में इजाफ़ा हो रहा है और वह दबाव बढ़ाने की खातिर हमारे रिवायती दुश्मन को ज़्यादा पुरजोश अंदाज से जफ्फियाँ डाल रहा है। मगर अब इसकी परवाह इस्लामाबाद को है, न पिंडी इसको खातिर में ला रहा है, यानी जुड़वां शहर पड़ोस पर इन्हिसार के लिए एक ही पेज पर हैं। हम मॉस्को जाने वाले मीडिया डेलीगेशन का हिस्सा थे, जिसे रूस के मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों के ज़िम्मेदारान, थिंक टैंक्स और हुक्काम से मुलाकातें करनी थीं। तारीख़ के झरोकों में झांकते झांकते हमारी आंख लग गई, जो फूड ट्रॉली की मुतरन्नम खड़खड़ाहट और फ़ज़ाई मेज़बान की खनकती आवाज़ के साथ खुली। इन दोनों का रब्त कहीं हमारे पेट से उठने वाली अपील से भी यकीनन होगा, जहाँ कुल हुवल्लाह का विर्द जारी हो चुका था। मेनू थमाया गया तो इसमें मूंग की दाल देखकर भूख के साथ हमारी आंखें भी चमक उठीं कि मुबादा इसके बाद अगले 7 दिन इस तरह की देसी डिश नसीब हो ना हो,
सो झट से ऑर्डर किया। ट्रे वसूल पाने के बाद अपनी पसंदीदा डिश को बिला ताख़ीर बेनकाब किया तो दाल की हमशक्ल कोई ऐसी चीज़ सामने आई जिसकी सूरत हमारे लिए कतई अजनबी थी। चखने पर इंतहाई बदजायका और नथनों को चीर देने वाली बू लिए हुए थी। एक आध नवाला जहर मार करके कोल्ड ड्रिंक के साथ पेस्ट्री खा ली और पेट को थपक कर सुला दिया। इस दौरान 3 घंटे का सफ़र कट चुका था और हमारे आसपास की नशिस्तों पर बैठे कई मुसाफिर आपस में घुल मिल चुके थे। इनमें से बेशतर रूसी शहरी ही थे। कुछ मर्दोजन वॉशरूम जाने वाली कतार में खड़े थे और वक्त गुजारी के लिए बाहम शीरो शकर हो रहे थे। ये मनाज़र देखकर ये तो अंदाज़ा हो गया कि रूसी शहरियों को इस कदर शख्सी आज़ादी ज़रूर हासिल है जिसे ज़ब्त तहरीर में लाना आसान नहीं, मगर इतना ज़रूर हुआ कि इन मनाज़िर ने हमारी रही सही नींद भी उड़ा दी। बाद-अज़ां मास्को की शाहराहों पर और पब्लिक मकामात पर हमें इस तरह के बेशुमार मनाज़िर देखने को मिले जो किसी भी मोमिन को आजमाइश में डालने के लिए काफ़ी होते हैं, मगर ज़ाहिर है सब्र ज़ब्त के सिवा कोई चारा भी न था। दिलचस्प बात यह है कि मन तू शुदम तू मन शुदी का मंजर पेश करने वाले कई जोड़े शादीशुदा होते थे, बतौर सनत बच्चे भी जिनके हमरा होते, मगर वालिहानपन ऐसा कि देखने वाला हसद और रश्क से अश अश कर उठे। हमारे लिए ये मनाजिर इसलिए भी अनोखे थे कि वतन अजीज़ में मियाँ बीवी भी मोटरसाइकिल पर इस कदर एहतियात से बैठते हैं कि जैसे मस हो जाने से निकाह ख़तरे में पड़ने का ख़दशा हो। खैर, तो बात हो रही थी जहाज़ की। आँख खुलने पर हमें एक और दिलचस्प मंज़र भी देखने को मिला। एयरलाइन ने ज़्यादा कूलिंग के पेश नज़र तैयारे के मुसाफिरों को कंबल नुमा गर्म चादरें फराहम की थीं और अब बेशतर मुसाफिर इन कंबलों में लिपटे हुए थे, मगर रूसी मुसाफिरों की अक्सरियत जो पहले ही लिबास की किल्लत का शिकार थी वो टी शर्ट और शॉर्ट्स में भी मज़े से सो रहे थे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ साल के 6 महीने टेम्परेचर माइनस में रहता है, जो दिसंबर जनवरी में -40 तक जा पहुँचता है। लिहाजा जिस ठंड पर हमारी जान निकलने लगती है उस दर्जा हरारत को ये लोग एंजॉय करते हैं। वैसे हमारी खुशकिस्मती थी कि महकमा मौसमियात की जानिब से अगला एक हफ़्ता वहाँ दर्जा हरारत 10 से 25 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई की गई थी। कोई 12 बजे के करीब तैयारा मास्को की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो ज़मीनी मनाजिर भी आंखें खेरा करने के लिए काफ़ी थे। मास्को शहर का 3/4 हिस्सा सब्ज़े से ढका हुआ था। बीच बीच में कहीं इमारतें और सड़कें दिखाई दे रही थीं। मास्को के डोमोडेव्डो या DME एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम कौंसलर बिलाल वहीद की क़यादत में हमारे मुंतज़िर थे। ग्रीन चैनल से गुज़रने और काबिल निगाहों वाले नौजवान रूसी इमिग्रेशन ऑफिसर के काउंटर से वफ़द के तमाम अरकान को क्लियरेंस लेने और सामान वसूल करने में हमें कुल 1 घंटा लगा, जिसके बाद हम एक जदीद शक्ल सूरत की हामिल मुसाफिर कोच में बैठकर होटल रवाना हो गए। ये होटल मास्को शहर के वस्त में वाक़ था। एयरपोर्ट्स पर हमें कई मगरबी और एशियाई ममालिक के बाशिंदों के अलावा मशरक़ वस्ता के शहरी भी दिखाई दिए। हमें बताया गया कि सिर्फ मास्को शहर में 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और 12 जदीद रेलवे स्टेशन हैं, जहां गैर मुल्की शहरियों का तांता बंधा रहता है और उनकी अक्सरियत ज़ाहिर है सयाहत की गर्ज से आती है। एयरपोर्ट पर हमें चीनी बाशिंदों के गौल दिखाई दिए जो मुनज़्ज़म अंदाज में ग्रुपों की सूरत में सफ़र करते हैं और टीम लीडर ने चीनी परचम थाम रखा होता है। इस परचम के साए तले सब एक होते हैं। हमारे एक साथी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि आने वाले बरसों में अगर रूस में जा बजा जेंग जाओ एरोफ और शिंग शोंग डिमित्री किस्म की मखलूक वजूद में आ जाए तो इस पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। इस पर एक ज़ोरदार कहकहा बुलंद हुआ। हम ये बताना भूल गए कि DME एयरपोर्ट से निकलते ही पाकिस्तान का वक्त और रूस की करेंसी आगे निकल गई थी, यानी हमें घड़ी पाकिस्तानी वक्त से 2 घंटे पीछे करना पड़ी, जबकि ज़ाती खर्च के लिए कुछ रूसी रूबेल ख़रीदना पड़े
جن کی مالیت پاکستانی روپے کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہے۔ ہماری بس فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور ہم باہر کے مناظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ کشادہ سڑکیں، ایک خاص ترتیب اور مناسب فاصلے پر قطار اندر قطار چلتی جدید چمچماتی کاریں، سبزے اور درختوں میں گھری خوبصورت عمارتیں ماسکو کی شان اور عمارت کا پتہ دے رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماسکو درجنوں بلکہ سینکڑوں ارب پتی افراد کا مسکن ہے۔ یہاں فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی لوگ رہتے ہیں، مگر یہ لوگ تام جھام، نمود و نمائش اور ہٹو بچوں کے قائل نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماسکو غیر ملکیوں کے لیے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ یورپ کے تمام شہروں کے مقابلے میں زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ سیاسی، اقتصادی، تجارتی، تعلیمی اور سیاحتی مرکز ہے۔ یہاں واقع روسی صدر کی رہائش گاہ کریملن مرئی اور غیر مرئی طاقت کا مرکز تصور کی جاتی ہے۔ روسی پارلیمنٹ اور کئی اہم سرکاری عمارتیں بھی یہاں واقع ہیں۔ راستے میں ایک جانب ہمیں طاقتور خفیہ ایجنسی FSB کا دفتر بھی دکھایا گیا، جو کسی زمانے میں KGB کہلاتی تھی۔ اس ایجنسی کی طاقت کا منبع بھی کریملن ہی ہے۔ اس عمارت سے نکلنے والی طاقتور شعاعیں نہ صرف روس کے طول و عرض میں موجود ہر ذی روح کی اسکریننگ کرتی ہیں، بلکہ یہ ادارہ اندرونی و بیرونی سازشوں اور منصوبوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہر دم مستعد رہتا ہے۔ اس کا اہم سبب ٹوٹ پھوٹ کے بعد ایک بار پھر ابھرتی ہوئی سپر پاور کے طور پر سامنے آنے والے روس کو درپیش انگنت خطرات ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے اسے چومکھی لڑائی لڑنا پڑتی ہے، اور اس لڑائی میں FSB کا کردار فرنٹ لائن کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر سرکاری اور نجی ادارے میں کہیں نہ کہیں FSB کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو مانیٹرنگ کا سخت اور مربوط نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ سفارت خانے کے افسران کی دلچسپ اور معلوماتی گفتگو اور وفد کے ارکان کے پرتجسس سوالات کے دوران 1 گھنٹے کا سفر کٹنے کا پتہ بھی نہ چلا اور ہم ہوٹل پہنچ گئے، جہاں 2-3 گھنٹے آرام کے بعد فریش ہو کر ہمیں 5 بجے لابی میں پہنچنا تھا۔ ہماری اگلی منزل ماسکو کی مشہور زمانہ اربات اسٹریٹ تھی، جس کی رنگینیاں ہر آنے والے پر سحر طاری کر دیتی ہیں۔